नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव की रणनीति अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सभी अपने कमजोर बूथ स्तर को मजबूत करने में लग गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मा सौंपा जा रहा है। पार्टी की केंद्रीय संगठन ने सांसदों को 100 और विधायकों को 50 कमजोर बूथ तलाश के मोर्चे पर उतारा है और प्रदेश में यह अभियान 5 मई से शुरू होने जा रहा है। समीक्षा पत्र में बूथ के धार्मिक समीकरण की जानकारी मांगी गई है और इसमें बताना है कि बूथ में कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम, सिख और बौद्ध हैं और अन्य धर्मों को मानने वाले कौन हैं। भाजपा के बूथ स्तर पर धार्मिक समीकरण की तलाश से सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जमीन तलाशने में लगी हुई है। बीजेपी हमेशा से ही जातीय वर्ग विशेष की राजनीति करती रही है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि जो सबसे कमजोर बूथ हैं लोकसभा के अंदर, उन 100 बूथों को जो है हम चिन्हित करें और साथ में सारे बूथों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता जाएं, वहां पे लोगों से बात करें, केंद्र और राज्य की योजनाएं जो है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी आकांक्षी जिलों का जो है, जो छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं, उसका 10 मंत्री जो है उसका समीक्षा कर रहे हैं। इस पे भी कांग्रेस उंगली उठा रही है कि मंत्री आ रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। तो आज समीक्षा कर रहे हैं कि केंद्र की क्या योजनाओं का लाभ मिला और क्यों नहीं मिला, ये दोनों चीजों। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां में लगी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है और बूथों में उनके नेताओं को भेजा जा रहा है। मगर हम पहले से ही 2 साल पहले से हमने प्राथमिक स्तर पर तैयारियां की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं बचे, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। मगर हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। विकास को लेकर हम जाएंगे। हमें लगता है छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों को जिताएगी, ऐसा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अजय जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही उमेश घोरमोड़े, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि देखिए बीजेपी ने एक यहाँ पर कह सकते हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बूथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। क्या आपकी राय इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया? आपकी आवाज जी, मैं रिपीट भी हो रही है जी? ठीक है, बोलिए अजय। रिपीट आवाज ठीक है अभी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अजय जी, बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं ऋतु जी, राजनीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जनता के हितों का ध्यान रखना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करना है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए कभी ना सोचा है। आज देखिए, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद आज देश में 45 वर्ष का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक न्याय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दूर दूर तक नाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक सोटी सेकने के लिए आज धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, यही इनका राजनीतिक एजेंडा और एजेंट टूल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, हमें इनके किसी बूथ को मजबूत करने से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु देखिए अपना बूथ और सबसे मजबूत, ये जो कार्यक्रम 5 मई के द्वारा इनके द्वारा चलाया जा रहा है, इसके समीक्षा पत्र के बिंदु नंबर 21
उसमें हमें आपत्ति इसलिए है क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से उस बूथ में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने बौद्ध धर्म को मानने वाले और अन्य धर्म को, ये कहीं ना कहीं जो समीक्षा पत्र में इनके द्वारा जानकारी मांगी जा रही है, ये स्पष्ट बताता है कि छत्तीसगढ़ का जो है शांति का टापू रहा है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है आज तक कभी भी धार्मिक हिंसा, उन्माद, सांप्रदायिकता इस प्रकार का कोई इतिहास रहा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो समीक्षा पत्र में डिटेल मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है। चाहे 4 विधानसभा के उपचुनाव की बात करूं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करूं या नगरीय निकाय चुनाव की, आज खैरागढ़ में देखिए इनके लोकल नेताओं पर इनको भरोसा नहीं था। आज केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, लगातार उनके द्वारा दौरे किए गए, पूरा 100% प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं के द्वारा किया गया। और उसके बाद भी हमारी जो यशोदा वर्मा जी हैं 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करती हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और जहां भी, न केवल छत्तीसगढ़ की बात करो जी, आज देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आज वो सारे उनके पैतरे फ्लॉप होने के बाद ये घूम फिर कर अपने राजनीतिक एजेंडा और राजनीतिक टूर पर घूम फिर कर आ जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास पहले भी कवर्धा में इनके द्वारा किया गया। आज 2 गुटों की एक छोटी सी लड़ाई को ऋतु जी, जिस प्रकार से इनके सांसद, नांदगांव के सांसद हो या पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, लगातार इनके द्वारा इनको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया। शांति मार्च की परमिशन लेने के बाद ऋतु जी, आज जो है दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, कांकेर से लड़के बुलाकर विश्व हिंदू परिषद की मदद से जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, ये सचमुच एक बघेल जी, आपका आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। कहीं ना कहीं एक शुरू से एक जाति वर्ग विशेष को ध्यान रखते हुए इनके द्वारा राजनीति की जा रही है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो इतिहास इस प्रकार से नहीं रहा, इसलिए कवर्धा में भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते रहे। और लगातार यहाँ से मुद्दाविहीन होने के बाद ऋतु जी, आज देखिए कहीं ना कहीं ये फिर से घूम फिर कर जो अपना सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास जो है, या धर्म को धर्म के प्रति खड़ा करने का जो प्रयास है, उस पर लौट कर आ चुके हैं। लेकिन ठीक है, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, देखिए आरोप लग रहा है मुद्दा वहीन है बीजेपी, इसीलिए वो हमेशा जो उसका एजेंडा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति या धर्म विशेष को टारगेट करके जो राजनीति करती है, उसी आधार पर उन्होंने ये समीक्षा पत्र जारी कर दिया है और उसी तरह की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी। देखिए, जिस प्रकार से हम पर आरोप लग रहे हैं, स्पष्ट तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने हम पर लगाए हैं। और उन्होंने इसी कॉलम नंबर 21 का जिक्र किया और उन्होंने स्वयं कहा कि उसमें चाहे मुस्लिम का विषय हो, हिंदू का विषय हो, सिख का विषय हो, ईसाई का विषय हो, बौद्ध का विषय हो या अन्य धर्मों का विषय हो, अर्थात हम सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के चल रहे हैं। और हमारा तो एजेंडा ही है, हमारा तो लक्ष्य ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें गलत क्या है? अगर हम किसी धर्म विशेष की बात करते तो ये हम पर तुष्टीकरण के आरोप लगा सकते थे, जैसा कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है, कांग्रेस का एजेंडा रहा है। अरे भैया सुन लो ना, सुन लो, मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे। धर्म विशेष का जिक्र आया है, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिए हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। 2005-6 की बात है, सच्चर कमेटी आपने सुना होगा, कांग्रेस के बड़ी अच्छे प्रवक्ता हैं आप। सच्चर कमेटी में किस चीजों की सिफारिश हुई थी? सच्चर कमेटी का गठन किस लिए हुआ था? एक धर्म विशेष को मान करके, एक धर्म विशेष के लिए सच्चर कमेटी का गठन करने वाले आज हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाए हैं। दरअसल 20% की इनको चिंता है, 80% को ये नहीं मानते हैं, इसीलिए देश के 80% हिस्से से देश की जनता ने इनको बाहर रखा हुआ है। और ये लगातार धार्मिक उन्माद और तमाम तरह के ना जाने क्या क्या ये हम पर आरोप लगा रहे थे। 84 के अंदर में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार से जुड़े हुए लोग और किस प्रकार के हालात हुए थे, और उस नरसंहार से जुड़े हुए लोगों को पदों से नवाजने वाले आज हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। तो इस देश की जनता देख रही है। और किस प्रकार से, अगर हम राजस्थान का ही बात कर लें तो राजस्थान के अंदर में हाल ही में अभी किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया है, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का ये काम करते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। और उसमें भी नियम में परिवर्तन, कभी 40 मीटर की बात उस मंदिर को तोड़ने के लिए, कभी 60 मीटर की बात, और उसके मंदिर के ठीक बाद 60 मीटर की अनुमति हो जाती है और मंदिर के पास 40 मीटर तक की अनुमति नहीं होती, और किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। लेकिन जरूरत क्या थी ये, आखिर क्यों ये 21 नंबर पॉइंट की जो बात हो रही है, आखिर ये क्यों मांगा गया है?
क्या करेंगे जानकर? ये जानकारी क्यों ली जा रही है, किस पर्पज से ली जा रही है आखिर? बहुत अच्छा प्रश्न रितु जी आपका। देखिए, नहीं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे सवालों का जवाब आप देंगे गंगवानी जी। लेकिन इस प्रकार से आपने सवाल किया है कि इसका हम क्या करेंगे। एक स्वाभाविक तौर पे आप भी हम भी किसी भी माध्यम से किसी और चीजों का फॉर्म भी भरने के लिए जाते हैं, तब वहां पर इस तौर पे पूछा जाता है कि भैया आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो एक स्वाभाविक तौर पे हमने किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया, किसी विशेष वर्ग से नहीं पूछा है, हम सभी धर्मों से, सभी जाति से एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्वाभाविक तौर पे। उसमें किसी को, मैं समझता हूं कि कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक कंडिका जो आम फॉर्म के अंदर में होती है वही है। तो इससे कांग्रेस के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? कांग्रेस, वही कांग्रेस जो एक विशेष वर्ग को लेकर के लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते रही है, और जब हम सभी को साथ लेकर के कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, और तमाम तरह के धर्मों को लेकर के कंडिकाएं उसमें है, उस पर अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो कहीं ना कहीं इनके पुष्टिकरण की राजनीति पर पानी तो जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही, तो फिर क्या जरूरत है ये जानने की कि कौन से धर्म के कितने लोग हैं? जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तो भाई सबका विकास साथ में ही होगा ना। सबके मुद्दे में इंटरेस्ट नहीं होंगे ना। सरकार में आएंगे तो फिर ये भी ले लीजिएगा कि भैया कौन से धर्म के कितने लोग हैं। जिस तरह की दिक्कत होगी उस तरह की नीतियां बन जाएंगी, लेकिन विकास तो सबका साथ ही करेंगे ना आप, उमेश जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे बीते 7-7.5 वर्षों के अंदर में आपने और देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमने जीतने का काम किया, और उन तमाम विकास को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है बिना किसी भेदभाव के। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम तमाम वर्गों को लेकर के चलना चाहते हैं, और निश्चित तौर पे तमाम वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं होती है, तमाम वर्गों का अपना अपना विषय होता है, और उन तमाम वर्गों के लिए अलग से कोई योजना रहती तो उसका भी लाभ उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। तो कांग्रेस को किस बात की पीड़ा हो रही है भाई? और कांग्रेस जो स्वयं एक विशेष वर्ग की बात, एक विशेष वर्ग का नारा लेके चलती रही है, जिसका प्रमाण सत्य कमेटी है, इस पर कांग्रेस के नेता जवाब नहीं देंगे। और मैं तो इनसे पूछना चाहूंगी, हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, उन्होंने स्वयं कहा था। तो इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा चलिए ठीक है उमेश जी, ये तमाम बातें एक तरफ, एक छोटा सा जवाब एक लाइन में आपसे चाहूंगी, जिससे कि मैं कांग्रेस से भी ये सवाल पूछ पाऊं कि आखिर उनको क्या दिक्कत है आपके पॉइंट नंबर 21 से। आपने ये जो पॉइंट नंबर 21 डाला है कि हर धर्म के कितने लोग हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी जो वाजिब वजह है वो बता दीजिए कि भाई इसलिए। निश्चित तौर पे बूथों के अंदर सर्वे है, बूथों के अंदर में तमाम तरह की स्थितियां होती हैं, और हर प्रकार से अगर हम स्वाभाविक तौर पे डाटा एकत्रित कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की जमीन को खिसक रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का बूथ कमजोर है, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देख करके लगता है उमेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से। अजय जी दीजिए जवाब, आप सुन ही रहे थे देर से उमेश जी को, बोलिए। रितु जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, उमेश घोरमोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है, उन्होंने 3 बार पूछा। उमेश जी मैं बात कंप्लीट करूं फिर। चलिए उमेश जी आएंगे आपके पास, अब अजय जी बोलिए। जी रितु जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, उमेश घोरमोड़ी जी अच्छे प्रवक्ता है, उससे आपने 2 या 3 बार पूछा स्पष्ट रूप से कि आखिर 21 नंबर का कॉलम आपके लाने का रीजन क्या है। वो बातों को गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन आपको इस पर जवाब नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं वो अपना प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं। और ये बहुत स्पष्ट है, आपने भी कहा सबका विकास, सबका लेके बात कर रहे हैं। अगर आप सरकार में आते हैं, उसके बाद आप धर्म के लिए आप काम कीजिए। आप ये बूथ स्तर पर इस प्रकार का धार्मिक राजनीति करने का दुष्प्रयास क्यों किया जा रहा है? आज संविधान की मूल आत्मा को खंडित करने का प्रयास न केवल छत्तीसगढ़ में, आज पूरे देश में किया जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं रितु जी, रामनवमी का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उस त्योहार के दिन आज पूरे देश के 10 राज्यों में दंगा होता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित घटना है, हमारा सीधा सीधा आरोप है। आज दिल्ली की घटना की बात करूं तो ये पूरे देश में कभी नहीं भूल पाएंगे। आज खरगोन में जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, आज दिल्ली में जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा और राजनीतिक टूल रहा है। दंगे तो अजय जी राजस्थान में भी हुए हैं, आप दिल्ली के गिनवा रहे हो,
हर जगह की गिनवा रहे हो, मध्य प्रदेश की गिनवा रहे हो, राजस्थान को भी मत भूलिए ना, राजस्थान में भी दंगे हुए हैं। सुनिए ना सच्चर कमेटी आप भी जानते हैं, सच्चर कमेटी किस धर्म विशेष के लिए इन्होंने बनाया था, पूछिए ना इससे। आज सच्चर कमेटी किस धर्म के लिए बनाया था आपने सरकार में रहते हुए? ऋतु जी इनको चुप करेंगे पहले। देखिए उमेश जी, अरे सच्चर कमेटी किसके लिए बनाया था भैया? अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय बात करिएगा। उमेश जी सब सुनने का साथ रखिए। अरे भैया सच्चर कमेटी का जवाब तो दे दो, धर्म की बात कर रहे हो, ये धर्म विशेष के लिए आपने बनाया कि नहीं बनाया था? ये जनता तक सब पहुंचने देना ही नहीं चाहते, ये इनका चरित्र उमेश जी का। आप शांत रहे, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, ये बात सच्चर कमेटी तो बना दो, मैं शांत हूं, सच्चर कमेटी तो बना दो। दंगे में 90 से 92 के रथ यात्रा जो इनके द्वारा निकाली गई, आज 5000 से ज्यादा पब्लिक। अरे उमेश जी कमेटी को छोड़िए, सुनने दीजिए अजय जी क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप भी अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उमेश जी मैं दूंगी आपको मौका। विशेष के लिए आप जानते हैं और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, एक धर्म विशेष के लिए सरकार में रहते हुए एक कमेटी बना है और हम पर लाख आरोप लगा रहे हैं, हम उसको छोड़ दें? जी ये सब सुनना नहीं चाहते, हम पर तुष्टिकरण आरोप लगे, सरकार में रहते हुए स्पष्ट तौर पर मुस्लिमों के लिए ये कमेटी बना है, हम पर आरोप लगा। अच्छा चलिए मुझे बात बताइए, अब आप दोनों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उमेश जी आप क्या बोल रहे हैं, अजय जी आप क्या बोल रहे हैं, दर्शक क्या समझेंगे। आप दोनों ही अपनी अपनी बातें कहने के लिए बैठे हैं, अपनी अपनी पार्टी की नीति कहने के लिए बैठे हैं, किस स्टैंड पर आपकी पार्टी है, एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा, बताइए उमेश जी और अजय जी। इसलिए एक साथ मत बोलिए, रुकिए अजय जी आप बात पूरी कीजिए, उमेश जी आपको भी मौका दूंगी, बोलिए अजय जी जल्दी बात खत्म कीजिए। ऋतु जी देखिए, कहीं ना कहीं संविधान के आर्टिकल 25 से 29 में स्पष्ट रूप से धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। प्रत्येक धर्म को अपने धर्म को मानने का, उसकी पूजा करने का, अपनी परंपराओं का पालन करने का पूरा अधिकार है। आज कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से बूथ स्तर पर धार्मिक उन्माद फैलाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान की मूल आत्मा को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात आपने कहा कि अन्य राजस्थान में भी हो रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में भी बात करी विपक्ष में, उसके बाद भी आज ये एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करने का, संप्रदायिकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कवर्धा में मोहम्मद अकबर हमारे विधायक हैं, वहां सर्वाधिक वोटर हिंदू है, उसके बाद भी मोहम्मद अकबर सर्वाधिक वोटों में जीत दर्ज करते हैं। आज इनके द्वारा एक प्रायोजित घटना के माध्यम से कवर्धा के मामले में पूरी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने का दुष्प्रयास किया गया। और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा ऋतु जी, 10 राज्यों में दंगे होते हैं और कहीं ना कहीं चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, ये इनका दुष्प्रयास है। लगातार 4 विधानसभा के उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय चुनाव हो, सब में मुंह की खाने के बाद आज घूम फिर कर अपने हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल पर लौट कर आ गए। आपने स्पष्ट रूप से इनसे पूछा कि आज एक संतोषजनक जवाब दीजिए कि आप क्यों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग आंकड़े चाह रहे हैं, ये उसको इस पर जवाब नहीं देते। आज ये 56 लाख सदस्यों का दावा करते रहे ऋतु जी, और इनको वोट मिलते हैं 67,01,000, 8,99,000 के सदस्य वोट नहीं करते। जबकि कांग्रेस की बात करूं तो 6 लाख सदस्य होने के बाद 61 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ में इनका सामाजिक जो पूरे भूमि समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह से मुद्दाहीन हो चुकी है। आज छोटे नगरीय निकाय चुनाव में डी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी को मोर्चा संभालना पड़ता है। आज यहाँ पे रमन सिंह जी की बात करूं, धर्मलाल कौशिक जी की बात करूं, विष्णुदास साय की बात करूं, ये पूरी तरह से इनका चलिए ठीक है उमेश जी समय कम है, आप अपनी बात पूरी कीजिए उमेश जी। देखिए संविधान की लगातार गंगवानी जी बात कर रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और सभी धर्मों के समान अधिकार की बात कर रहे थे। छोड़ा, आप संविधान की दुहाई देने वाले सरकार में रहते हुए 2005-06 के अंदर मुस्लिम धर्म और उस वक्त कहां चले गई थी आप संविधान की बातें? चलिए देखिए समय आप समाप्त हो चुका है जी, शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बीजेपी की रणनीति है हर बूथ की मजबूती, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में आखिर कौन सी पार्टी कितनी तैयारी के साथ उतरती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।